हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बेसिकली आज हम पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही मैं आपका इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी पूरे एक इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, सबका चैप्टर्स कंप्लीट कराना है। सो इसलिए ठीक है। सो चैप्टर्स नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आप खुद पढ़ लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करना है दैट व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो देखिए, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जितने भी हमारे आम आदमी जनता है, हमारी जनता है, जितने भी हमारे सिटीजन्स है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी रूल्स उनके लिए भी इक्वल है, जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी इक्वल है, यानी सभी के लिए लॉज इक्वल है, डेमोक्रेसी के रूल्स इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल है। इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ योर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, अगर आप किसी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं और आप जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अगर आप बात करते हैं, सो यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप उनसे बात करेंगे तो तब आपको ये पता चलेगा कि उनमें से किसी भी लोगों को हमारे भारत के संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर गवर्नमेंट का क्या नेचर है, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, तो उन्हें कुछ नहीं पता अगर आप कम एजुकेटेड सिटीजन से बात करोगे या गाँव विलेजेस में जाओगे। लेकिन चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आर पॉलिटिकल पार्टीज, कि कुछ ऐसे चांसेस रहते हैं, थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं कि उन्हें हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता रहता है। एट द सेम टाइम उसी समय जो इनकी पॉपुलैरिटी का वो ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी क्रिटिकल है, क्या वो कैसे वो सारे रूल्स एंड लॉज कैसे कर रही है, वो उस चीज़ को देखते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़। वो क्या करते हैं कि वो पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेसी के साथ गलत कर रही हैं या पॉलिटिकल लाइफ के साथ गलत कर रही हैं। पार्टीज़ सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स को देखते हुए आइडेंटिफाई की जाती है। लेट सपोज हमारी बीजेपी पार्टी है, अभी वो रूल कर रही है टिल 5 years उस, और हमारे अपोजिशन में है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी पार्टीज हैं। ठीक है, तो ये सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि विद्रोह करती हैं बीजेपी का, कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को डोमिनेट करती है कि उन्होंने डिसीजन गलत लिया है डेमोक्रेसी को लेकर। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। आज अगर कांग्रेस रूल करने लग जाएगी तो बीजेपी फिर कहेगी कि कांग्रेस ने ये नहीं किया। तो ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में ये चलता रहता है। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, तो फिर ये पूछना बहुत ही नेचुरल सा है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। हजारों सालों से, 1000 साल पहले कुछ दुनिया की ऐसी कंट्रीज थी जहां पर पॉलिटिकल पार्टी दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी। नाउ दे आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। मतलब कुछ कंट्रीज के जगह, कुछ वर्ल्ड की कंट्रीज में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज है नहीं, एक सिंगल पार्टी रूल करती है। लाइक चाइना का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिम्बाब्वे का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, चाइना में 6 years का इलेक्शन होता है, 6 years तक रूल करते हैं, लेकिन एक ही पार्टी हमेशा वहाँ जीतती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इतनी ओमनी प्रेजेंट क्यों बन गई डेमोक्रेसी में पूरे जगहों पर। तो अब एक के बाद एक समझ लेते हैं क्या है। सो मीनिंग, अब पॉलिटिकल पार्टी असल में है क्या तो वो जान लेते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक साथ आते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं और गवर्नमेंट की पावर को होल्ड करते हैं, यानी गवर्नमेंट को चलाते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी होती है। अभी हम अपोजिशन पार्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप एक साथ आता है टुगेदर, इलेक्शन में वो खड़े होते हैं, फिर जब वो जीत जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट की पावर्स को लेकर वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, तो वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो कुछ पॉलिसीज पर, कुछ सोसाइटी के प्रोग्राम्स पर एग्री होती है ताकि वो उनके गुडनेस को प्रमोट कर सके। ठीक है, सिंस दे कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, तो
तो सभी के लिए क्या अच्छा है, तो सभी इंसान का अलग अलग रूल होगा, राइट। सभी इंसान का अलग अलग रूल होगा। पार्टीज ट्राई टू परसुएट पीपल, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो लोगों को ये विश्वास दिलाएगी कि पॉलिसीज दूसरों से ज़्यादा, मतलब दूसरे जो पॉलिसी दे रहे हैं उससे उनकी पॉलिसी अच्छी है, या फिर वो कहेगी कि ये पॉलिसीज को वो जल्द से जल्द लागू कर देंगे जैसे ही वो इलेक्शंस जीतेंगे। भाई कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में खड़ी होती है तो वो हमेशा ये कहती है कि जैसे आप मुझे वोट दीजिए मैं आपको जिताऊंगा, ठीक है, मैं गांव में सड़क बना दूंगा, जबकि असल में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सब ऐसा ही कहते हैं। सो जो ये क्या करते हैं, तो जो ये पार्टीज जो होती हैं ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स किसी सोसाइटी का, तो जो भी फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स होते हैं उन सबको रिफ्लेक्ट करती है। पार्टीज जो कि सोसाइटी का एक पार्ट होती है वो भी पार्टीशनशिप में इन्वॉल्व होती है। तो एक पार्टी जो होती है वो उसके नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, तो एक पार्टी जो होती है वो उस तरह से जानी जाती है कि वो किस चीज़ के लिए खड़ी है, तो उस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी जानी जाती है कि कौन सी पॉलिसी वो सपोर्ट कर रही है, कौन से लोगों का इंटरेस्ट को वो पकड़ के उसको फुलफिल कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिकली ये 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं और उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं फॉलोअर्स, इन तीनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। इन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि जरा ये पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशनशिप अभी हमने एक टर्म पढ़ी। सो एक ऐसा पर्सन जो कि स्ट्रांगली कमिटेड हो पार्टी में या किसी ग्रुप में। पार्टीशनशिप एक टेंडेंसी को मार्क करती है जो कि एक साइड लेती है किसी इनएबिलिटी की, जो कि बैलेंस्ड कर सके इशू, किसी भी पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो भी व्यूज हो उनको बैलेंस कर सके, तो वो पार्टीशनशिप होती है, ठीक है। सो हम अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो वॉट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, तो असल में पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल ऑफिस को फिल करती है, पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में लेके उसका अपने हाथों में लेके पॉलिटिकल पावर को चलाती है। पार्टीज अलग अलग तरह की फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो क्या फंक्शंस है एक एक करके आ रहे हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज पार्टीज जो है सबसे पहले इलेक्शन में खड़ी होती है। बहुत सारी डेमोक्रेसीज में इलेक्शन जो है वो मेन है कैंडिडेट्स के बीच में, ताकि पॉलिटिकल पार्टी बन सके, ठीक है। सो पार्टीज जो होती है अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेती है अलग अलग तरीके से। कुछ कंट्रीज में जैसे कि यूएसए में जो मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं किसी पार्टी के, वो ही कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो होती है वो इस मेथड को फॉलो कर रही है। दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, जैसे कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें जो टॉप पार्टी का जो लीडर होता है वो ही कैंडिडेट्स को चूज करता है इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यूएस और कंट्रीज में क्या होता है, लेकिन हमारी इंडिया में इस तरीके से होता है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि पार्टीज जो होती है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लोगों के सामने रखती है, ठीक है, और वोटर्स उनको चूज करते हैं फिर, ठीक है। तो ईच ऑफ अस में हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हर एक का अलग अलग विचार है, अलग अलग व्यू है, अलग अलग ओपिनियन है कि कौन सी पॉलिसी किस पर्टिकुलर सोसाइटी को सूट करेगी। लेकिन कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इतने सारे व्यूज को हैंडल करके फिर सिचुएशन को कंसिडर करे। सो हमारी डेमोक्रेसी में जो भी बहुत सारे लोगों का जो सिमिलर ओपिनियन होता है उन सबका एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर उनको कंसिडर करके उन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पार्टीज करती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, तो इससे जो भी मल्टीट्यूड ओपिनियंस होते हैं उसका दबाव कम हो जाता है बेसिक पोजीशंस के थ्रू जो कि सपोर्ट हो रहे होते। तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते दुनियाओं के बीच में, यानी लोगों के बीच में कि उसका मान लिया, उस सोसाइटी का मान लिया, हमारी सोसाइटी का नहीं माना। तो उससे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट खड़ा नहीं होता। अब गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिसीज के बेस पर ही एक्सपेक्ट करती है कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी आएगी। अब यहाँ पे हमें रूलिंग पार्टी का दे रखा है। सो रूलिंग पार्टी, यहाँ पे हमें रूलिंग पार्टी का दे रखा है। रूलिंग पार्टी का हमें यहाँ दे रखा है पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट को चलाती है। मैंने आपको फिर बता दिया, पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट को चलाती है, राइट। नेक्स्ट हमें थर्ड क्या बोल रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा इशू हो गया था। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि पार्टीज एक
कंट्री के लिए लॉ बनाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर्मली लॉज जो होते हैं वो डिबेट किए जाते हैं, लेजिस्लेचर में पास करते हैं, ठीक है, यानी कि लॉ पहले बनाए जाते हैं, उनके बीच में डिबेट होती है, फिर वो लेजिस्लेचर में पास किया जाता है। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो उन पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, तो वो डायरेक्ट पार्टी के जो भी लीडरशिप होते हैं उनके डायरेक्शन में जाते हैं और पर्सनल ओपिनियन अपने रख देते हैं, ठीक है। पार्टीज जो कि फॉर्म होती है, फिर गवर्नमेंट चलाती है। तो हमने लास्ट ईयर नोट किया था कि जितनी भी बड़ी पॉलिसीज के जो डिसीजन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेती है, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं। तो पार्टीज के जो रिक्रूट लीडर्स होते हैं वो उन्हें ट्रेन करते हैं, फिर उन्हें मिनिस्टर्स बनाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट चलाते हैं। जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है। तो ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो पांचवा क्या कह रहा है कि वो पार्टीज जो कि इलेक्शन में खड़ी होती है लेकिन वो इलेक्शन हार जाती है, तो वो भी एक अपोजिशन पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो पार्टी तो जीती नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। तो वो अलग अलग व्यूज़ लोगों के सामने रखती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है उसके फेलर्स के लिए, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ को लेकर। मैंने आपको अभी बताया कि अभी हमारे बीजेपी रूलिंग पार्टी है, रूल कर रही है अभी वो। कांग्रेस हमारी ओपोजिशन पार्टी है। तो कांग्रेस क्या करती है, कोई भी पार्टी हो कांग्रेस की जगह, तो वो जो भी रूलिंग पार्टी है उसको दोष देते कि इन्होंने ये गलत पॉलिसी निकाली है, देश का विकास ऐसे नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज जो होती है वो मोबिलाइज करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो पार्टीज जो होती है वो पब्लिक ओपिनियन को भी एक शेप देती है, यानी कि वो आवाज़ उठाते हैं, इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, जो भी लोगों की तरफ से इश्यूज आ रहे होते हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं। पार्टीज में बहुत हज़ारों लाखों मेंबर्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं जो कि पूरी कंट्री में स्प्रेड होते हैं। तो बहुत सारा प्रेशर रहता है इन ग्रुप्स का, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सटेंशंस पर होता है और अलग अलग सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस पर पड़ता है दबाव। तो पार्टीज कभी कभी जो है वो मूवमेंट्स लॉन्च कर देती हैं इन प्रॉब्लम्स को, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में जो कि लोग फेस कर रहे हैं। तो ऑफनली कहा जाए तो सोसाइटी में जितने भी ओपिनियंस होते हैं वो पार्टीज के द्वारा ही क्रिस्टलाइज होते हैं, देन डिसीजन लिया जाता है। सेवेंथ कह रहा है कि पार्टीज जो हैं वो एक लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट मशीनरी का एक्सेस प्रोवाइड करती है, वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती है जो कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। भाई जाहिर सी बात है, हमारी गवर्नमेंट आ रही है तो कुछ ना कुछ तो स्कीम्स, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स वो साथ में लेके आएगी लोगों के लिए, कि लोग कैसे टैक्स से बचे, कैसे क्या करें। तो वो चीज़ है। तो किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए लोकल पार्टी लीडर तक पहुंचना तो आसान है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंचना आसान है। ये इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पार्टी से क्लोज है, जब इवनली, जब तक वो मतलब जब वो उस पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगता है कि वो पार्टी से क्लोज है। पार्टीज हैव टू बी, पार्टीज को लोगों की ज़रूरतों का, उनका डिमांड का ध्यान रखना होता है, रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, नहीं तो पीपल जो है उन पार्टीज को अगले इलेक्शन में जिताते नहीं हैं। अगर लेट सपोज बीजेपी हमारी इलेक्शन में खड़ी हो गई, दोबारा से खड़ी क्यों हुई? क्योंकि उसने पिछले 5 सालों में जो लोगों के ओपिनियंस थे, लोग जो चाहते थे, बीजेपी ने वो पूरा किया, तभी तो वो दोबारा से जीती हमारे इलेक्शन में। तो यही कारण है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन खड़ी होती है तो उसे लोगों की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है, उनकी डिमांड्स को समझकर पूरा करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है, स्कीम्स देनी पड़ती है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, अगले इलेक्शन में उन्हें जिताते नहीं है। नेसेसिटी की बात करें तो हमने देखा कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए? क्योंकि वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लेकिन अब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो हैं वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। हमने पढ़ा है कि पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी होना एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिनिंग करना है बिना पार्टीज के, ठीक है। तो हर कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट होता है, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस। तो कोई भी किसी को भी लोगों को प्रॉमिस नहीं कर सकता उनकी मेजर पॉलिसी चेंजेस के बारे में। तो जो गवर्नमेंट है वो बनती है, फिर यूटिलिटी तब तक उसकी चलती रहती है, फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कि वो क्या कर रहे हैं लोकेलिटी में। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि कैसे कंट्री चल रही है, कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता। हम ये भी सोचते हैं कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस जो होते हैं पंचायत में, बहुत सारे स्टेट्स में, वो भी क्या
हम उसके बारे में सोचते हैं। और जो पार्टीज जो कि फॉर्मली कॉन्टेस्ट नहीं करती, इलेक्शन में खड़ी नहीं होती, तो वो जनरली नोटिस किया जाता है, विलेजेस में वो बात फैल जाती है, एक के बाद एक सब जगह फैल जाती है, जो कि कैंडिडेट्स के पैनल पर भी सामने आती है। तो ये एग्जैक्टली यही होता है कि पार्टी क्या करती है। इसी वजह से हम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑलमोस्ट पूरी कंट्रीज में पाई जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज वेदर चाहे कंट्री बड़ी हो चाहे कंट्री छोटी हो, डेवलप्ड हो, पुरानी हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का बढ़ना डायरेक्टली उनके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के इमरजेंस से लिंक्ड होता है। हमने देखा कि जितनी बड़ी सोसाइटी होगी उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत होगी। जितनी ज़्यादा सोसाइटी बड़ी बनेगी, कॉम्प्लेक्स बनेगी, तो उन्हें कुछ ऐसी एजेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अलग अलग व्यूज़, अलग अलग इश्यूज प्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट को। सो दे नीडेड, तो उन्हें कुछ ऐसे वेज चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे तरीके चाहिए होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स उनको लेके आए, गवर्नमेंट के सामने पेश करे, फिर गवर्नमेंट उसका परफेक्ट सोल्यूशन बताए। तो एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि इसको सपोर्ट करता है, रिस्ट्रेन करता है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाता है, जस्टिफाई करता है और फिर अपोज करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इन हर रिप्रेजेंटेटिव के नीड्स को पूरा करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टीज जो है डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके तो कुछ होने से रहा। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव। तो हमारी किसी भी कंट्री में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कितनी पार्टी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम ये जानेंगे कि पार्टीज कैसे कितनी होती हैं, ठीक है। सो डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी सिटीजन्स का ग्रुप हो तो उससे पूरी आज़ादी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। इस फॉर्मल सेंस में बहुत सारे लार्ज नंबर में पॉलिटिकल पार्टीज होती है हर कंट्री में। मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड होती है इंडिया के इलेक्शन कमीशन में, इसे मार्क कर लेना। लेकिन इनमें से सारी पार्टी सीधे कॉन्टेंडर्स में नहीं होती। यूजुअली जो हैंडफुल पार्टीज होती है जो कि इफेक्टिवली जो कि जीत सकती है इलेक्शन, तो वो ही पार्टी रेस में आगे बढ़ती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कितनी मेजर इफेक्टिव पार्टी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी रहती है। सो कुछ कंट्रीज में एक ही पार्टी अलाउ है, एक ही पार्टी को परमिशन है कि वो हमेशा रूल करेगी, कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट को रन करेगी। तो ये वन पार्टी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा वन पार्टी सिस्टम हो गया। उसके बाद क्लास 9 में हमने चाइना के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा रूल करती है 6 ईयर्स तक के लिए। तो ऑल्दो लीगली स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो लोग जो होते हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में आज़ादी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इस वजह से नहीं होता क्योंकि जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो परमिशन नहीं देता कि कंपटीशन के लिए आपको पूरी आज़ादी है पावर के लिए। तो हम इसे एक पार्टी सिस्टम तो कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन है नहीं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज का इलेक्शन में एक साथ compete करना ज़रूरी है ताकि हर कंपिटिटिंग पार्टी को फेयर चांस मिले, ठीक है, आगे आने का। तो कुछ कंट्रीज में पावर जो है यूजुअली चेंज होती रहती है 2 पार्टीज के बीच में, और जो बाकी पार्टीज जो एग्जिस्ट करती है इलेक्शन में कंटेस्ट होती है वो कुछ ही सीट्स जीत पाती है नेशनल लेजिस्लेचर्स में। लेकिन उनमें से जो 2 मेन पार्टीज होती हैं उनके पास सीरियस चांस होता है मेजोरिटी सीट्स को जीतने में और गवर्नमेंट फॉर्म करने में। तो इस तरह की पार्टी को हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। यूएसए में और यूके में 2 पार्टी सिस्टम चलता है। देखिए इस सिविक्स के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड में जो भी आएंगे वो सारे एग्जाम्पल्स में से ही पुट अप किए जाएंगे, तो इसलिए आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ें। तो हम बात कर रहे थे 2 पार्टी सिस्टम की। तो अगर सेवरल पार्टीज यानी बहुत सारी पार्टीज एक साथ compete करती है पावर के लिए और 2 से ज़्यादा पार्टीज होती है कि 2 से ज़्यादा पार्टीज होती है, रीजनेबल चांस होता है कि वो एक साथ आएंगी, जीतेंगी अपने खुद के दम पर या अलायंस फॉर्म करेगी, तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। और हम जानते हैं कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉर्म होता है, चलती है। तो इस सिस्टम में गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग पार्टीज के थ्रू एक साथ आकर फॉर्म होती है, ओके। सो कोएलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है। तो जब सेवरल पार्टीज यानी मल्टी पार्टीज एक इलेक्शन के वक्त अपने एक हाथ से हाथ मिलाती है और पावर को जीतती है तो एक अलायंस
सामने फ्रंट में फॉर्म हो जाता है, इसे अलायंस कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 3 मेजर अलायंसेज है 2004 के वक्त से, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, या तो ये बहुत ही मेसी होता है और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, या उसी समय या फिर उसी सेम टाइम में यही सिस्टम जो है तरह तरह के इंटरेस्ट और ओपिनियन को अलाउमेंट देता है ताकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को झेल सके। सो कौन सी इनमें से बेहतर है? इसका आंसर जो है बहुत ही कॉमन सा है। तो पार्टी सिस्टम जो है वो कोई भी कंट्री चूज नहीं कर सकती। तो ये पूरा काफ़ी टाइम तक इवॉल्व चलता रहता है, सोसाइटी के नेचर पर डिपेंड करता है, रीजनल डिविजन्स पर मैटर करता है, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, इलेक्शन के सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो ये एक तरह से जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता। हर एक कंट्री को पार्टी सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगता है, ठीक है, कंडीशन होती है उसकी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से। जैसे कि इंडिया है, उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है क्योंकि सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि 2 या 2-3 पार्टीज उसको पूरा नहीं कर सकती। तो इसलिए कोई भी सिस्टम सभी कंट्रीज़ के लिए आइडियल बन सकता है। कोई भी सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए आइडियल नहीं बन सकता, या फिर सभी सिचुएशंस के लिए आइडियल नहीं बन सकता है। ये जो बीच बीच में ये कुछ ऐसे आ रहे हैं ना, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड है, तो इनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। सिविक्स हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में खासकर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उस पर भी बहुत ध्यान देना, ठीक है। नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सो डेमोक्रेसी जो कि फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है पूरे वर्ल्ड में, उनकी 2 तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पहली पार्टीज जो कि एक फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होती है, और दूसरी जो पार्टीज जो कि अलग अलग बहुत सारे फेडरेशन की यूनिट्स में प्रेजेंट होती है। दैट इज द केस इन इंडिया एज वेल। इंडिया में यही होता है। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनकी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जिनको नेशनल पार्टीज कहते हैं। ये पार्टीज क्या करती है, अपनी यूनिट्स जो है इनकी अलग अलग स्टेट्स में होती हैं, लेकिन लार्जली ये यूनिट्स जो हैं उन्हीं सेम पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं उन्हीं सेम पॉलिसी को फॉलो करते हैं, प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, जो कि नेशनल लेवल पर डिसाइड की जाती है। हर पार्टी कंट्री में इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही रजिस्टर होती है। वाइल जो कमीशन होता है वो सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर करता है ताकि वो अपनी पार्टीज को एस्टेब्लिश कर सके। ये पार्टीज जो होती हैं इनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। ओनली जो सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स होते हैं उन पार्टी के, वो इलेक्शन सिंबल को यूज कर सकते हैं। पार्टीज जो कि उनको ये प्रिविलेज मिल रहा है या कोई अदर स्पेशल फैसिलिटीज मिल रही है, वो एज अ रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा इलेक्शन कमीशन के थ्रू। तो दैट इज वाई, इसी वजह से इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिटेल वोट्स के प्रोपोर्शन क्राइटेरिया में चलती है। सीट्स जो कि पार्टी को मिली है एज ए रिकॉग्नाइज पार्टी, तो उसके थ्रू भी चलती है। तो पार्टी जो कि अपनी एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट, यानी टोटल वोट में से 6% अपनी सीट को सिक्योर कर लेती है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में या स्टेट की में, तो वो एटलीस्ट और 2 सीट्स जीतती है स्टेट पार्टी की रिकॉग्नाइज में। तो वो पार्टी जो कि एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स सिक्योर करती है लोकसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में, और एटलीस्ट 4 सीट्स जीती है लोकसभा में, तो वो नेशनल पार्टी है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डेंस में ये पूरा पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सो इस क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हमारी कंट्री में 2018 में। तो अब हम एक एक पार्टी के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास पहली पार्टी आ गई है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, जो कि 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुई थी ममता बनर्जी के अंडर में, जो कि बंगाल में चलती है, ये चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इनको नेशनल पार्टी 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया था। इनका पार्टी का सिंबल जो है वो है फ्लावर और ग्रास, फूल और घास। ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को कमिट करती हैं, ठीक है। इनकी जो पावर है वो वेस्ट बंगाल में है 2011 से, और ये अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंस में भी है, मणिपुर में भी है, त्रिपुरा में भी है। जनरल इलेक्शंस इनके 2019 में हुए थे लास्ट, और इनको 4.7% वोट्स मिले थे, जिन्होंने 22 सीट्स जीती थी, और 4th लार्जेस्ट पार्टी थी ये लोकसभा में। बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं। BSP की 1984 में बनी थी, कंची राम की लीडरशिप के अंडर में। इन्होंने रिप्रेजेंट की मांग की थी, सीख की थी, और पावर को सिक्योर किया था बहुजन समाज पार्टी से, जो कि दलित आदिवासी में इंक्लूड है, OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज में इंक्लूड है। इन्होंने इंस्पिरेशन साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामासुरी नेकर, इन सबसे अपने इंस्पिरेशन लिए थे, ठीक है। और इनका मेन बेस जो है वो यूपी में है, और सब्सटेंशियल प्रेजेंस है नेबरिंग स्टेट्स MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, ठीक है। इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है यूपी में,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी अलग अलग समय में। और लोकसभा इलेक्शंस जो 2019 में हुए थे वो 3.63% वोट्स के साथ ही जीते थे, 10 सीट इन्होंने सिक्योर की थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात कर लेते हैं। 1980s में फाउंड हुई थी भारतीय जना संघ के एरस्टवाइल में, जिन्होंने साम्या प्रसाद मुखर्जी ने ये फॉर्म की थी 1951 में। ये चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न बनाया जाए बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन इंडिया के एंसीड कल्चर से, वैल्यू से, उनके दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय कल्चर, नेशनलिज्म और हिंदू तत्व, इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, इंडिया को मॉडर्न और स्ट्रांग बनाया जाए। ठीक है, ये चाहते थे कि पूरी टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो है जम्मू कश्मीर के इंडिया के साथ साथ यूनिफॉर्म बने, सिविल कोड बने, ठीक है, सभी लोगों के लिए रहने का स्थान बने, ताकि जितने भी उसमें आतंकवादी हमले होते हैं वो सब बंद हो जाए, सपोर्ट बेस बने 1990s तक। अर्लियर वो नॉर्थ वेस्ट अर्बन एरियाज में भी सेटअप हो गई, फिर पार्टी जो है वो धीरे धीरे साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और रूरल एरियाज में भी एक्सपेंड हुई। फिर एक साथ वो 1998 में आई, जिनके लीडर जो थे वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से थे, एनडीए से थे, जिसमें सेवरल रीजनल पार्टीज भी इंक्लूड थी, जो कि ये जो लार्जेस्ट पार्टी थी, जो कि 303 मेंबर्स थे, जिसमें 2019 के लोकसभा वाले इलेक्शन में करंटली ये रूलिंग पार्टी है अभी हमारी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें 1925 में बनी थी। मैक्सिमम लेनिज्म को बिलीव करते थे, सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, सेक्शनिज्म और कम्युनलिज्म के फोर्सेस को अपोज करते थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रखा था। इसका मतलब कि वो वर्किंग क्लास, फार्मर, पुअर, इन लोगों के इंटरेस्ट, इन लोगों की डिमांड्स पे प्रमोट करेंगे। पार्टी जब थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी 1964 में, तो उससे क्या हुआ था, सीपीआई की फॉर्मेशन हो गई थी सिग्निफिकेंट। इसके जो ये है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका सपोर्ट बेस जो ग्रेजुअली अभी तक नहीं है, ठीक है, और इसने लेस देन 1% वोट जीते थे, और 2 सीट 2019 वाले इलेक्शन में इसने जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात कर लेते हैं। सो 1964 में पाई गई थी। ये मार्क्सिज्म और लेनिज्म में बिलीव करती है, वही सब चीज़ें सेम है, ये तो इसमें कोई बात नहीं है। बस इसमें ये है कि वेस्ट बंगाल में इसने 34 साल के बाद इसमें पावर आई थी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में 1.75% वोट जीते, 3 सीट्स के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी आईएनसी, पॉपुलरली कांग्रेस पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी 1885 से चलती आ रही है। बहुत सारे स्प्लिट्स इसने एक्सपीरियंस किए, डोमिनेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में, नेशनल और स्टेट लेवल पर अलग अलग डिकेड्स में। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर में लीडरशिप है। पार्टी जो है वो एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहती है। इंडिया के अंदर रूलिंग पार्टी जो थी ये 1977 से इंडिया के अंदर रूल कर रही थी, फिर 1980s, फिर 1989, ठीक है, तब से ये रूल कर रही थी। ठीक है, तो 2019 में इसने लोकसभा में 52 सीट्स जीती थी। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी की बात कर ले 1999 में बनी थी। कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी जब। अपोजिट डेमोक्रेसी, गांधी सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म पे बिलीव करती थी। चाहती थी कि गवर्नमेंट के हाई ऑफिसेज बने ताकि नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स कंट्री को आसानी हो। मेजर पार्टी है वो है महाराष्ट्र में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इसका, मेघालय, मणिपुर और असम में। कोalition पार्टनर इसका स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के मेंबर भी थे। स्टेट पार्टीज की बात कर लेते हैं। अब स्टेट पार्टीज कौन कौन सी होती है, अभी तक हमने नेशनल पार्टीज के बारे में जाना, अब हम स्टेट पार्टीज के बारे में जान लेते हैं। इन 7 पार्टीज के अलावा और भी मेजर पार्टीज होती है कंट्री के, जो कि इलेक्शन कमीशन में एज अ स्टेट पार्टीज के थ्रू पे क्लासिफाइड की जाती हैं। इनको रीजनल पार्टीज भी डिफर कर सकते हैं। ये पार्टीज ना ही रीजनल होती है, ना ही आइडली होती है, ना इन्हें आउटलुक के नजरिए से देखा जाता है। इनमें से कुछ पार्टीज तो ऐसी होती है इंडिया में, जो कि पार्टीज ऐसी होती है जो कि कुछ स्टेट में सक्सेस होती है, बाकियों में नहीं होती। पार्टीज जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अलग अलग स्टेट्स में यूनिट्स हैं। कुछ पार्टीज ऐसी होती है बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये सारे स्टेट आइडेंटिटी के कॉन्सियस है। लास्ट 3 डिकेड से जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है इन पार्टीज की वो बढ़ गई है, तो इससे जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें पॉलिटिकली ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स हुई है। कोई भी नेशनल पार्टी जो है अपनी खुद की लोकसभा में ओन मेजोरिटी सीट्स अभी तक सिक्योर नहीं कर पाई है, 2014 तक नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से नेशनल पार्टीज जो थी वो अलायंसेस फॉर्म कर रही थी स्टेट पार्टीज के साथ। 1996 में सभी जो थे स्टेट पार्टीज के, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक साथ आए, दूसरे नेशनल लेवल पर कोalition गवर्नमेंट बनाए, लेकिन उन्होंने इस फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हुए कंट्रीब्यूशन दिया कंट्री में। ठीक है, ये यहाँ पे मैप दे रखा है, इसे बहुत ध्यान से देख लेना तुम लोग, मैं सही बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी पार्टी कहाँ पाई जाती है। पूरा मैप अपने दिमाग में छाप लेना भाई, ये पूरा आ सकता है। ठीक है, हर पार्टी के बारे में दे रखा है ये।
ठीक है। सो आगे चलते हैं। सो अब पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। तो हमने बहुत सारी क्रूशल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देख लिया जो कि डेमोक्रेसी के साथ काम कर रही थी। तो अब भी जो कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेसी की विजिबल फेस है, उनका नेचुरल जो है कि उनका ये है कि लोग उन पर ब्लेम करते हैं पार्टीज के लिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, ढंग से नहीं कर रहे हैं, हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रहे। तो ये सारी डिसैटिस्फैक्शन होती है पॉलिटिकल पार्टीज की लोगों की तरफ से। तो इस केस में कंट्री भी उतना ही हकदार होती है, क्योंकि पॉपुलर जो डिसैटिस्फैक्शन और क्रिटिसिज्म होता है वो इन 4 प्रॉब्लम एरियाज पर फोकस करता है। ठीक है। आर डिफिकल्ट होता है ताकि पार्टी को कंटिन्यूटी में चलाया जा सके। ठीक है। मोर ओवर, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो 4 प्रॉब्लम्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज के काम में। तो पॉलिटिकल पार्टीज को दिन प्रतिदिन हर दिन उन्हें नए नए चैलेंजेस का सामना करता पता है। तो पहला चैलेंज ये होता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी के पार्टीज के अंदर कमी होना। जितने भी पूरे वर्ल्ड में एक टेंडेंसी होती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर के मामले में आगे आए, ठीक है, टॉप पर रहें। तो पार्टीज जो होती है रजिस्टर मेंबरशिप नहीं रखते, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं रखते, इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली नहीं करते, ऑर्डिनरी लोग जो है पार्टी के वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब कनेक्शन नहीं रखते उनके डिसीजंस के साथ, जिसकी वजह से लीडर्स जो होते हैं वो पावर को अज्यूम करने में, डिसीजन लेने में ज़्यादा वो रखते हैं। सो एक के बाद एक कुछ लीडर्स जो होते हैं वो पैरामाउंट पावर पार्टी के अंदर रखते हैं, जो कि डिसएग्री करते हैं उनकी लीडरशिप से, जिन्होंने पार्टी को कंटिन्यूटी में डिफिकल्ट पाई। जितनी ज़्यादा लॉयल्टी होगी उतनी ज़्यादा पार्टी प्रिंसिपल्स और उसके पॉलिसीज़ और उसकी पर्सनल लॉयल्टी लीडर की वजह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी बात क्या है कि जो भी डायनेस्टिक सक्सेशन है वो इस पहले के तौर पर रिलेटेड है, यानी कि जो डायनेस्टिक सक्सेशन अभी हमने सेकंड चैलेंज पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट वन की जैसी ही है। क्योंकि सिंस जो इतनी भी मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ओपनली प्रैक्टिस नहीं होती, अपने सारे पावर्स को प्रैक्टिस नहीं करती, प्रोसीजर्स को ट्रांसपेरेंट नहीं रखती, अपने फंक्शनिंग को नहीं रखती, कुछ वेज ऐसे ऑर्डिनरी वर्कर के लिए होती है जो वो बाद में टॉप पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है लीडर्स के अंदर वो अनफेयर पोजीशन पे रहती है ताकि लोगों के फेवर में रहे क्लोजली। ठीक है। तो बहुत सारी टॉप पोजीशंस जो होती है वो ऑलवेज एक फैमिली के मेंबर कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये अदर तो दूसरी पार्टी के मेंबर्स के लिए अनफेयर है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है। तो लोग जिनको एडुकेट एक्सपीरियंस नहीं है, पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो पोजीशन लेके बैठे हैं जबकि वो तो लायक ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। सो ये जो टेंडेंसी होती है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ मेजर्स प्रेजेंट करना कुछ ओल्डर डेमोक्रेसीज के तहत, तो ये ठीक है, तो ये इन डेमोक्रेसीज को पीछे छोड़ देती हैं। फिर क्या है, तीसरा चैलेंज ये है कि मनी और मसल पावर पार्टीज के अंदर जो बढ़ रही है उसको देखते हुए कि स्पेशली इलेक्शंस के वक्त कुछ पार्टीज क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को जीतने में लगी रहती है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता लोगों के डिमांड से। तो वो क्या करती है, शॉर्टकट ढूंढने लग जाती है। वो क्या करती है, उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है जिनके पास बहुत सारा पैसा, उन्हें खड़ी करती है। अमीर लोगों को, कंपनीज को फंड्स उनसे लेती हैं, उन पार्टीज को देती हैं और पॉलिसीज उनके डिसीजन उनके फेवर में किया जाता है। कुछ केसेस में पार्टीज होती है क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है ताकि वो इलेक्शन जीत सके। तो जितने भी डेमोक्रेट्स है पूरे वर्ल्ड में वो सब यही चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे रिच लोगों का इंक्रीजिंग रोल बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज डेमोक्रेटिक पॉलिसीज की में है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चौथा चैलेंज क्या है कि पार्टीज जो होती हैं उन्हें मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाते वो वोटर्स को। ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, अच्छी चॉइस ऑफर करने की बजाय पार्टीज जो होती है वो अलग ही कुछ कह देती है। तो इस रिसेंट सालों में अब इन बीते गए सालों में, कुछ सालों में देयर इज बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम ना मानते हुए पार्टीज के बीच में जैसे कि जो डिफरेंस है लेबर पार्टी और कॉन्जर्वेटिव पार्टी के बीच में ब्रिटेन के अंदर वो बहुत कम, थोड़ा सा ही है। द एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर एग्री करना, लेकिन उसके कैसी पॉलिसीज फ्रेम्ड होगी, इम्प्लीमेंट होगी, तो उनके डिटेल्स पर भी जाना। तो हमारी कंट्री भी के अंदर मेजर पार्टी के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होते हैं वो भी कम होते चले जा रहे हैं। तो जो चाहते हैं कि असल में डिफरेंट पॉलिसीज़ की कोई भी ऑप्शन ही ना बचे, तो कुछ लोग कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो इलेक्ट भी नहीं हो पाते और डिफरेंट लीडर्स की तरफ से, तो इन लीडर्स का जो सेम सेट होता है वो शिफ्ट ही नहीं होता एक पार्टी से दूसरे अनदर पार्टी में। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आ रहा है कि कैसे पार्टीज जो हैं वो हमारी रिफॉर्म्ड होती हैं।
ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस, तो इन चैलेंजेस को फेस करने की वजह से तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो वापस से रिफॉर्म होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि वो वापस से रिफॉर्म हो? अगर वो चाहती हैं तो वॉट हैज़ प्रिवेंटेड देम, तो उन्हें ऐसा क्या है कि वो रिफॉर्म नहीं हो रही, इतनी दूर है। अगर वो नहीं चाहते तो क्या उन्हें पॉसिबल फोर्स करके रिफॉर्म करे? तो जितने भी सिटीजन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के वो इस क्वेश्चन को फेस कर रहे होते हैं। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है इसका आंसर देने के लिए। डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन जो होता है वो लीडर्स लेते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं पार्टी लीडर्स को वोटिंग के थ्रू। तो इफ़ ऑल देम, अगर वो पूरे ही नहीं चाहते कि वो रिफॉर्म हो तो कैसे कोई इन्हें फोर्स कर सकता है? तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सजेशंस हमें दे रखे वो देख लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड किया है कि वो एमएलए एमपीज को इलेक्ट करेंगे चेंजिंग पार्टीज के थ्रू। तो ये जो होता है वो बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होता है जो कि इंडल्ज कर रहे होते हैं डिफेक्शन ऑर्डर में, जो कि मिनिस्टर्स बन रहे होते हैं कैश रिवॉर्ड्स के लिए। डिफेक्शन क्या है? पार्टी अलाइंगेस चेंज होना पार्टी से, ठीक है, जिसमें जो पर्सन है वो इलेक्ट हो रहा है एक लेजिस्लेटिव बॉडी में, लेकिन वो इलेक्ट हो रहा है अलग पार्टी के लिए। ठीक है। तो अब कानून क्या कहते हैं कि कोई भी अगर एमएलए या जो भी कोई भी अगर एमएलए या फिर वो अपना स्टेप क्लियर कर रहा है, ठीक है, ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज में से अलग ही इंटरनल डेमोक्रेसी का पार्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे सजेशंस भी हैं। एक कानून ऐसा है कि जिसमें इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर्स जो हैं वो रेगुलेट होंगे। ये कंपलसरी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ताकि वो अपने मेंबर्स को रजिस्टर करना मेंटेन कर सके, अपने ओन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और अपने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना सके, ताकि वो एक पार्टी के डिस्प्यूट के केस में जज की तरह एक्ट कर सके और ओपनली इलेक्शंस को हायर पोस्ट पर होल्ड कर सकें। तो ये मैंडेटरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3, तो यानी कि 1/3 मिनिमम टिकट्स तो वो वुमेन कैंडिडेट्स को देंगे ही देंगे। उसी तरह से वुमेन्स के लिए कोटा भी होना चाहिए कि उनका भी डिसीजन मेकिंग में हाथ होना चाहिए। तो स्टेट फंडिंग का इलेक्शंस का भी उसमें होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो पार्टीज़ को पैसा दे रही है तो वो इलेक्शन के एक्सपेंसेस में सपोर्ट करें। ठीक है, उनका जो सपोर्ट है वो इस तरह से दिया जा सकता है, या पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन इनमें दिया जा सकता है, या फिर वो कैश में दे सकते हैं वोटर्स को बेस में, या पार्टी को सिक्योर कर सके लास्ट इलेक्शन में। तो ये सारे कुछ इलेक्शंस के रूल्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ वाला पढ़ लेते हैं। तो एमपीज अगर यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि अगर ये कानून अगर ये कहते हैं कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी अपनी पार्टी को चेंज करता है तो वो अपनी लेजिस्लेचर की जो जीती हुई सीट है वो खो देगा। तो ये जो नया कानून है इससे डिफेक्शन को कम करने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उसी समय बहुत सारे ऐसे डिसेंट और जो हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो एमपीज एमएलए को कोई भी पार्टी लीडर वो चाहे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी सीट तो खो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि वो कैसे मनी और क्रिमिनल्स का कम करा सके। तो ये मैंडेटरी कर दी कि हर कैंडिडेट जो कि इलेक्शन फाइल कर रहा है उसे एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा, जिसमें वो प्रॉपर्टी की डिटेल देगा, क्रिमिनल केसेस जो भी पेंडिंग है उसके खिलाफ वो दे उसकी खिलाफ डिटेल देगा। नया सिस्टम बनाया गया था ताकि पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे, लेकिन कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं था कि वो उसे चेक कर सके इन्फॉर्मेशन को जो भी कैंडिडेट दे रहा है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया था कि ये ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को होल्ड कर रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी फाइल करेंगे। ठीक है, पार्टीज जो कि ये सब कर रही हैं, लेकिन कभी कभी वो फॉर्मेलिटी हो जाती है, तो ये इसलिए क्लियर नहीं हुआ स्टेप, ताकि वो जिससे की वजह से ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया था, अब यहाँ से हमें करना है। तो ये जो जितने भी सजेशंस है ये अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं किए, जबकि ये रूल्स बना दिए गए हैं। अगर और तब इफ़ एंड व्हेन, जब और अभी अगर हम एक्सेप्ट किए जाए तो इससे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने लीगल सोल्यूशंस के रिलेटेड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू। रेगुलेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रोडक्टिव को काउंटर कर सकता है। इससे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कानून से चीट कर सकती हैं, फोर्स करने पर उन्हें मजबूर कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कोई भी लॉ फिर पास नहीं करेंगी अगर उन्हें पसंद नहीं आए। तो ये दो तरीके के वेज है जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सकती है। पहला कि लोग जो है उन पर प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। ठीक है, ये पेटिशंस, पब्लिसिटी और एडिशंस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट्स हैं, मीडिया है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगता है कि वो पब्लिक सपोर्ट हार जाएंगे और रिफॉर्म नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा सीरियसली होकर रिफॉर्म करेंगे। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो
पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसे चाहे उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो भी क्वालिटी होगी वो पब्लिक पार्टिसिपेशन की डिग्री पर डिपेंड होगी। तो ये डिफ़िकल्ट है कि पॉलिटिक्स रिफॉर्म हो, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी सिटीजन इसमें पार्ट नहीं लेंगे तो सिंपली ये क्रिटिसाइज होगा, ठीक है। तो जो भी बैड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है वो एक के बाद एक बेटर पॉलिसीज़ के थ्रू सॉल्व की जाए, और फिर हम इस फाइनल चैप्टर की थीम पर वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर तो आज खत्म हो गया, पूरा एक शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी को पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ये पूरा क्वेश्चन आंसर है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर पार्ट तो आप खुद ही कर लेंगे सेल्फ, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। पिक्चर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है इन्हें अच्छे से कर लेना प्लीज़, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन बिल्कुल कंप्लीट होता है। ये वाला जो चैप्टर है हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, कोई भी क्वेरी होती है आपकी छोटी सी छोटी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं वीडियो के। लेकिन आप कुछ इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं मेरे चैनल से रिलेटेड, तो आप वो भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं, और किस तरह की वीडियोज़ मुझे बनानी चाहिए उसका सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, लाइक बटन को भी कर देना, और शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी ये वीडियो पहुंच सके, वो भी चैप्टर को समझ सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एवरीवन फॉर नेक्स्ट वीडियो।